जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इस बार जो टायर 3-2 का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो आप लोग इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट प्रश्नों को कराया जा रहा है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग को ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बीपीएससी के द्वारा जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर करके देखिए, कितना प्रश्न मस्त है और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आप लोग को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और फटाफट वहां से पीडीएफ लीजिए और कहीं भी रह के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। कौन सा संधि है जिससे प्रथम युद्ध को समाप्त किया गया था। तो यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वर्साय की जो संधि है ये प्रथम युद्ध से इसे समाप्त हो गया था। अब वर्साय की जो संधि हुआ ये कब हुआ था, तो 28 जून 1919 को हुआ था। कब हुआ था तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, दूसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न है कि वर्धमान महावीर ने परिनिवारण कहाँ प्राप्त किए थे। वर्धमान महावीर ने परिनिवारण कहाँ प्राप्त किए। तो देखें तो यहाँ पे जो बी विकल्प होगा यह सही होगा, पावापुरी में किए थे। कहाँ पे किए थे साथियों, तो पावापुरी में किए थे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके लिए, तो जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने यंग इटली की शुरुआत की है, तो उनका नाम हो जाएगा जोसेफ मेजनी। याद कीजिएगा आप लोग, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। और यंग इटली के संस्थापक कौन है, तो जोसेफ मेजनी है। ठीक है, ये जो थे एक राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लिए थे 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में यंग इटली की शुरुआत किए थे जोसेफ मेजनी ने, और ये जो थे एक राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, जोसेफ मेजनी के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपना संस्मरण किस भाषा में लिखा था। तो बाबर ने जो तुजुक ए बाबरी नामक संस्करण है ये तुर्की भाषा में लिखे थे। कौन सी भाषा में लिखे थे, तो ये तुर्की भाषा में लिखे थे। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि तुजुक ए बाबरी जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो ये बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की आत्मकथा है। कभी कभी आप लोग को तुर्की जो दिया है यहाँ पे, तुर्की न देकर यहाँ पे चगतई भी दे सकता है। चगतई भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चगतई भी देखने को मिल सकता है। ये भी जो है ये मातृभाषा है। चगतई कौन सी भाषा है, मातृभाषा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। या तुर्की जो है भाषा है, इसको भी प्रश्न दे सकता है। आगे प्रश्न पे हम लोग आते हैं 5 नंबर। यहाँ पे देखिए 5 जो प्रश्न है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। कितनी होती है, तो 88 होती है। प्रश्न देखिए 6 नंबर। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो पृथ्वी की जो सतह होती है और भूकंप के जो बीचों बीच केंद्र होते हैं, उनके ठीक जो ऊपर की बिंदु होती है उसको हम लोग अंत केंद्र के माफ कीजिएगा उत केंद्र के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। उससे किस नाम से जानते हैं, तो उससे उत केंद्र के नाम से जानते हैं। प्रश्न आते हैं 7 पे। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, इसके बाद घनत्व और द्रव्यमान से पृथ्वी जैसा दिखाई देता। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे यमज कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी का वह अम्बज नक्षत्र पूछा है तो वह कौन सा है, शुक्र है। आगे प्रश्न देखिए 8 नंबर। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मानचित्र कला का शिलान्यास किसने किया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो आधुनिक मानचित्र कला जो शिलान्यास है इसका जो शुरुआत किए थे ये अरस्तु के द्वारा कला शिलान्यास किया गया था। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, प्रश्न चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे 9 नंबर।
9 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में वह कौन सा राज्य है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। तो उस राज्य, उसका नाम हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो ऐसा राज्य है जहां पे आलू की जो है सर्वाधिक पैदावार जो है सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर प्रश्न है कि पंछी विज्ञान किसका अध्ययन है। पंछी विज्ञान जो है पंछी का ही अध्ययन है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पंछी विज्ञान किसका अध्ययन है, तो पंछी विज्ञान पंछी का ही अध्ययन है। आगे प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं, तो उसको पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो उसे पेज कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ऐसे प्रश्न देखकर आपको तो एक जरूर लाइक बनता होगा। आप लोग लाइक फट से कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो हाईलाइट जरूर याद कीजिएगा, प्रकृति में पाए जाने वाला जो सोडियम क्लोराइड है वह कौन सा खनिज है, तो वह हाईलाइट खनिज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। प्रश्न चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे 13 देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रंगीन गैस है, कौन सी गैस जो है रंगीन होती है। तो यहाँ पे जो गैस नाम होता है क्लोरीन हो जाएगा Cl। यह जो गैस होती है यह रंगहीन होती है। कैसी होती है, तो रंगीन होती है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कहीं कहीं आप लोग को सूत्र भी देता है तो याद करिएगा NHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो NHCO3 होता है। ठीक है, इसका जरूर आप लोग याद कीजिएगा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो केक और रोटी को बनाने में किया जाता है। जो मलपुआ होता है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न चलते हैं हम लोग 15 नंबर पे। यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न है कि धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है। तो यहाँ पे देखें तो प्रकाश रासायनिक ध्रुव। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, प्रकाश रासायनिक जो ध्रुव है ये धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से बनता है। कहाँ किससे बनता है, तो ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और जितना हो सके दोस्तों आप लोग जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा। आप लोग से बोल रहे हैं, आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं 16। देखिए 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 16 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो मिजोरम ऐसा राज्य है जहां पे वनों का सर्वोच्च प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा है। कितना है, तो 88.93% है। कितना है दोस्तों, तो 88.93% जो है वन जो है यहाँ पे आच्छादित क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं। आगे प्रश्न आते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो उनको जो साइटोसिलोसिस होती है यह सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सांस लेने के कारण फेफड़े को प्रभावित करने वाला रोग है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। सीमेंट के जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं तो वहाँ पे ये रोग होता है। ठीक है, प्रश्न चलते हैं हम लोग 19 नंबर पे। यहाँ पे देखिए साथियों 19 नंबर प्रश्न है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है, अच्छा सा प्रश्न है ये। तो मार्बल कैंसर क्या है, यह एक अम्लीय वर्षा है जो मार्बल को क्षरण करती है, जो मार्बल को क्षरण करती है, यह मार्बल कैंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे।
यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम किस पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पे देखें तो द विंग्स ऑफ फायर एंड इंटीग्रेटेड माइंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। आप लोग को भी इसके बारे में पहले बता चुके हैं, कुछ जो वीडियो होगा आप लोग उसको देखे होंगे। द विंग्स ऑफ फायर, ये जो इसके लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। 21 नंबर प्रश्न देखिए कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? अच्छा सा प्रश्न है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? एंडीज एजिप्टी, एंडीज एजिप्टी है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, डेंगू जिसको ब्रेक बोन फीवर के भी नाम से जाना जाता है, क्या कौन सा नाम से जाना जाता है? तो ब्रेक बोन फीवर के भी नाम से जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो बौने पौधे को जो है जिब्रेलिन से लंबा किया जा सकता है। किससे लंबा किया जा सकता है? जिब्रेलिन, क्योंकि विभेदक ऊतक के जोड़ों में के तनों में ये एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम जिब्रेलिन्स के नाम से जानते हैं। ये बौने पौधों को लंबा करता है। ओके, आगे प्रश्न हम लोग आते हैं 23 नंबर पे। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जो पुनरावर्तन जो सिद्धांत है वह अर्नस्ट हैकेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, प्रश्न चलते हैं हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न को, 24 नंबर प्रश्न है कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सीकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्सीकोलस। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं 25 नंबर। बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विषम जालिकता की खोज किसने की थी? विषम जालिकता की खोज जो है एफ ब्लैक कैली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एफ ब्लैक कैली के द्वारा विषम जालिकता की खोज किया गया था। ये सारे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सोच लीजिएगा। अगर नहीं आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे तो हो सकता है प्रश्न आप लोग से छूट सकते हैं, तो इसलिए आप लोग लेक्चर को पूरा देखिए, जितना हो सके शेयर जरूर करिए। 26 नंबर प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसमें बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा उत्सर्जक। भारी मात्रा में लेपित किया जाता है किसका? तो उत्सर्जक को किया जाता है। कौन सा पुर्जा है? तो उत्सर्जक है। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिए कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा जो है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? तो न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि सुपर कंडक्टर की चालकता होती है। तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वह असीमित होती है। क्या होती है? तो वह असीमित होती है। 29 प्रश्न देखिए, अच्छा सा प्रश्न आ गया। 29 से थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, अब इंपॉर्टेंट भी है। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन पारावलीय पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण जब फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र जो है किस ओर संचालित होता है? अच्छा सा प्रश्न आ गया। तो देखिए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मूल परावलिक पथ के साथ साथ जो है ये संचालित होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं 30 नंबर। यहाँ पे जो 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड पूरी टेबल के डाटा को हटा देती है और डाटाबेस में डिलीट को उसको अस्थायी बना देती है? उसका नाम हो जाएगा ट्रैकेट। यहाँ पे जो देखें तो सी ऑप्शन क्या है? सही होगा, याद करिएगा ट्रैकेट। ठीक है, जो डाटाबेस में डिलीट जो होता है उसको अस्थायी बना देता है, उसको डिलीट नहीं करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गैलीलियो ने मध्य रात्रि में आसमान से देखे थे टेलीस्कोप के सहारे। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस होता है यह 8 मई को हर साल मनाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पीटी उषा, उनका नाम याद कीजिएगा। जो व्यक्तिगत ट्रैक है मुकाबले में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा थी। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, नाच है, यह मूलतः किस राज्य में होता है हमेशा? तो ये याद कीजिएगा, मोहिनी अट्टम केरल का है।
कहाँ का है दोस्तों? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है वहाँ का। 35 नंबर प्रश्न पे चल दिया। देखिए 35 प्रश्न करे कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो गारसिया जरूर याद कीजिएगा। गारसिया जो जनजाति है यह नाच गाकर अपनी जीविका यापन करती है वहां पे, तो ये राजस्थान की जनजाति है। सी ऑप्शन सही हो रहा है। 36 नंबर प्रश्न है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न है कि रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेयन का उपयोग में जो कच्चे माल के लिए सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। 39 प्रश्न देखिए। 39 प्रश्न है कि तिलाना किसका फॉर्मेट है? तो तिलाना जो है भारतनाट्यम का फॉर्मेट है। तिलाना ये नृत्य है, किसका फॉर्मेट है? तो भारतनाट्यम का। और 40 प्रश्न कह रहा है कि जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो एल एम वक्र का क्या होता है? यह दाय आंतरित हो जाता है। एल एम वक्र जो होता है यह दाय आंतरित हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग 40 प्रश्न किए हैं। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग रात्रि 8-9 बजे से। उसमें हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को करेंगे, मतलब भूगोल के प्रश्नों को करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। वो उसको भी देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं रात को। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।